Good morning, student. This is Yogesh Namdev. Today our topic is source of business finance. तो फाइनेंस की ज़रूरत हर बिजनेस को होती है. फाइनेंस एक तरह का लाइफ ब्लड होता है बिजनेस के लिए. कोई बिजनेस बिना फाइनेंस के आगे बढ़ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. तो बिजनेस इज़ द जो एक तरह का जो बिजनेस है उसमें फाइनेंस की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है. बिना पैसे के कोई भी बिजनेस ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा. इवन आपको बिजनेस स्टार्ट भी करना है तो आपको पैसे की आवश्यकता तो होगी ही होगी. तो बेसिकली है क्या फाइनेंस? क्या है फाइनेंस? मतलब क्या होता है तो हम वो आज डिस्कस करेंगे. तो मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. अ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन unless adequate funds are made available to it. The initial capital contributed by the entrepreneur is not also sufficient to take care of all the financial requirement of the business. तो जो शुरुआत में जो इंटरप्रेन्योर होता है वो शुरुआत में जो पैसा लगाता है वो भी पूरा सफिशिएंट पैसा नहीं होता और रिक्वायरमेंट के लिए बिजनेस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो उसके लिए फंड की आवश्यकता तो उसको होती ही होती है. तो फाइनेंस मीन्स क्या होता है? फाइनेंस मीन्स हो गया एक तरीका मनी और फंड. तो आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंस है हमारा तो उसको हमने क्या टर्म दी है? मनी या फंड यूज फॉर बिजनेस पर्पस या एक्टिविटी. इट इन्वॉल्व फंड्स रिक्वायर्ड एंड यूटिलाइज ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग इन कंडक्टिंग बिजनेस. तो बिजनेस के अंदर जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसके लिए फिर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सही तरीके से फंड को लेकर आना और सही से उसका यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे बिजनेस के लिए. ओके, a business person therefore has to look for different other sources from where the need for funds can be met. The financial needs of business can be categorized as follow. ठीक है, बहुत सारी ज़रूरत होती है बिजनेस की जिसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है. तो पहली बात तो आप हमेशा यहाँ ध्यान रखना, अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द एबिलिटी ऑफ एडुकेट फाइनेंस. तो बिना पैसे के तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. अगर बिजनेस को आगे बढ़ना है तो उसके पैसे की तो उसको आवश्यकता होगी. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, तो जो फाइनेंस है वो क्या कहलाएगा? आपका लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किस लिए. तो एक तो क्या होता है कि जो फिक्स असेट्स होती है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनको खरीदने के लिए, इनको एक्वायर करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है. और फिर आपने ये सब खरीद लिया, इसके बाद आपको रॉ मटेरियल चाहिए. तो रॉ मटेरियल जो करंट सेल्स के फॉर्म में होते हैं, अदर स्टॉक होंगे आपके जो जिसके लिए आप क्रेडिट सेल्स वगैरह करोगे उसके लिए भी आपको आवश्यकता होगी. जैसे आपने कुछ प्रोडक्शन किया, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे कस्टमर आपको कैश में ले जाएं, लेकिन वो क्या करेंगे, कुछ कस्टमर आपको क्रेडिट पर भी लेकर जाएंगे. तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस ज़रूरत पड़ेगी. हमें बिजनेस को कंटिन्यू चलाना है. तो अगर कोई कंपनी का केस है तो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस के लिए भी हमें उसकी आवश्यकता होती है फंड की. प्रीमिलरी एक्सपेंस क्या होते हैं? कंपनी बनने के पहले के सारे खर्चे प्रीमिलरी एक्सपेंसेस आपके कहलाएंगे. सो और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए, एक इंटेंजिबल असेट्स के लिए, गुडविल, पेटेंट, इंटेंजिबल असेट्स को परचेस करने के लिए भी होता है. ये सारी की सारी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लगती है कि ये हमें बताता है कि हमें नीड क्यों है. तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इन order to start business, fund are required to purchase fixed assets. This is known as fixed capital requirement of enterprises. The fund required in fixed assets remain invested in the business for a long period of time. फिर बताया मैंने आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर, ये रोज के डेली बेसिस के जो खर्चे हैं उसके लिए भी हमें फिनांस की ज़रूरत पड़ती है. तो नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज इज बिजनेस इज, इट नीड्स फंड फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन. जो डे टू डे वर्क के लिए, जो हमें ऑपरेशन के लिए जितना भी पैसे की आवश्यकता होती है वह भी हमें कहाँ से करना पड़ती है? फिनांस के द्वारा. अगर देखो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया पर डे टू डे की आप एक्सपेंसेस को ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा? तो इट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल ऑफ द इंटरप्राइजेस विच यूज फॉर द होल्डिंग करेंट असेट्स. तो हमने पढ़ा हुआ है फिक्स असेट्स और करेंट असेट्स में क्या डिफरेंट होता है. फिक्स असेट्स हमारा लॉन्ग टाइम के लिए हमारी हेल्प करता है. करेंट ईयर हमारा 1 ईयर 2 ईयर जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश. The requirement for fixed assets, fixed and working capital increase with the growth and expansion of business.
At time, additional funds are required for upgrading the technology employed so that the cost of production or operation can be reduced. It is important to evaluate the different source from where funds can be raised. तो बहुत सारे आपके बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि आप यहाँ पे अपना पैसा ला सकते हो। कहाँ कहाँ से आप बिजनेस फाइनेंस करा सकते हो, हम वो देखेंगे पहले। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस में सबसे पहला तो आप समझ सकते हो शॉर्ट टर्म फिनांस, मिडिल टर्म फिनांस और लॉन्ग टर्म। तो तीन तरीके से हम अपना पैसा ले सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म तरीके से, और एक रहेगा आपका मिडिल टर्म, और एक रहेगा आपका लॉन्ग टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म रहेंगे उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और कभी कभी जो आपके शॉर्ट टर्म में रहेंगे वो ट्रेड क्रेडिट का फैक्टरिंग रहेगा, कमर्शियल पेपर रहेगा। और मीडियम टर्म में लेंगे आपके लोन फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इनको हम बेसिस ऑफ पीरियड के नाम से भी बोल सकते हैं और बेसिस ऑफ ओनरशिप के नाम से भी होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग। और वर्ड के नाम से जैसे आपने कोई भी किसी उधार पैसा लिया हो तो डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और फिर आपका सोर्स ऑफ जनरलाइजेशन, तो इंटरनल सोर्सेज इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग, एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पब्लिक डिपॉजिट एंड डिवेंचर, ट्रेड क्रेडिट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल, यानी कि आप बाहर से पैसे ले रहे हैं। तो पीरियड बेसिस पे आपका द डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट्स। दे आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म sources. The long-term sources fulfill the financial requirement of enterprises for a period existing 5 years and include sources such as shares and debenture, long-term borrowings and loan from financial institute. तो आपको समझ में आ गया कि जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारा फाइनेंस करेंगे तो वो बेसिकली कितने साल को हमने एक टाइम दे दिया उनको, एग्जिस्टिंग 5 ईयर। तो 5 ईयर से ज़्यादा उनको होना चाहिए। और वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, हम शेयर से ले सकते हैं, और हमारा बोरिंग उधार ले सकते हैं बोरिंग से, और लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है, अभी लेंगे क्यों, ये लॉन्ग टर्म लोन क्यों लेते हैं, इसके लिए भाई फिक्स असेट्स के ले सकते हैं, लैंड के लिए ले सकते हैं, प्लांट के लिए ले सकते हैं, फर्नीचर के लिए ले सकते हैं, और मशीनरी के लिए ले सकते हैं। तो फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज, क्या बोला मैंने, फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू एक्वायर all those assets which are required to set up production facility and conduct business enterprises। तो कैपिटल जो एकदम प्रोडक्शन से काम में आए तो वो आपकी एकदम लॉन्ग टर्म आप फाइनेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्डिंग लेने के लिए, मशीनरी लेने के लिए, तो ये बहुत प्रोडक्शन के काम में आएंगी ना हमारे, तो इसको आप फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो where the funds are required for the period for the more than 1 year but less than 5 year, तो medium term source of finance are used. These sources include borrowing from the commercial bank, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग एंड लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब उन्होंने बोला कि भैया अब आपको पहले तो लॉन्ग टर्म के बता दिया कि भाई इनकी जो 5 एग्जिस्टिंग से ज़्यादा का जो टाइम पीरियड उसके लिए आप लोन ले रहे हैं। फिर आपको बताया कि भैया मिडिल टर्म के में क्या करोगे आप, 1 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा हो पर 5 साल से कम। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 साल के अंदर जो होंगे, जैसे 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक वो आएंगे आपके शॉर्ट टर्म में, और आपका 1 साल से लेकर 5 साल के जो पीरियड रहेगा वो आपका मिडिल टर्म कहलाएगा, और एग्जिस्टिंग 5 ईयर्स जो रहेगा आपका वो आपका लॉन्ग टर्म कहलाएगा। तो शॉर्ट टर्म फंड्स आर दोस विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एग्जिस्टिंग 1 ईयर, ट्रेड क्रेडिट, लोन फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल पेपर। सो ऑनरशिप बेसिस पे रहेगा आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑनरशिप बेसिस पे क्या रहेगा, जैसे इक्विटी शेयर हो गए आपके, प्रेफरेंस शेयर हो गए, तो ये सब हमारे किसके बेसिस पे रहेंगे, हमारे ऑनरशिप बेसिस पे रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। द सोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ऑनर्स फंड एंड व्हाट फंड्स। तो ऑनर्स फंड्स मीन्स fund that are provided by the owners
on enterprises which may be sole trader or partner या shareholder of a company. फिर है आपका issue of equity share and retained earnings are two important source where owners fund can be obtained. Okay. The source for raising ward fund include loan from the commercial bank, loan from the financial institutions, issue of debenture, public deposit, and trade credit. Ward fund are provided for the specified period on certain term and condition and have to be repaid after the expiry of that period. A fixed rate of interest is paid by the owner on such फंड. तो डिवेंचर होल्डर्स को करते क्या है हम लोग, डिवेंचर के बारे में जो वर्ड्स फंड रहेंगे तो वो कौन कौन तरीके से रह सकते हैं. एक तो फॉर्म है आपका डिवेंचर, तो डिवेंचर के लिए फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. बहुत सारी जगह से आप पैसे ले सकते हैं. तो डिवेंचर हुआ, लोन फ्रॉम द बैंक्स हुआ, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और ऑनर्स फंड्स में सिर्फ आपकी दो चीज़ें आने वाली हैं, एक तो इक्विटी शेयर और आपका एक रिटेन अर्निंग. फॉरवर्ड फंड में तो आप कहीं से भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन जो ऑनर्स फंड में रहेंगे आपकी दो ही बातें रहेंगी, एक तो रहेगा इक्विटी शेयर और दूसरा रहेगा आपका रिटेन अर्निंग. अब बेसिकली ऑनर्स फंड में हम प्रेफरेंस शेयर को ले सकते हैं पर लेते नहीं हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की एक लिमिट होती है कि उनको इस टाइम के बाद वो रिडम्पशन उनको हमको रिडीम करना ही होता है, उनको हमें पैसे वापस करने ही होते हैं. तो आप दो चीज़ लेके चलना, एक तो क्या इक्विटी शेयर और दूसरा आपका रिटेन अर्निंग. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका. अब सोर्स ऑफ जनरेशन, अब जनरेशन के हिसाब से द फंड्स आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. तो इंटरनल सोर्सेज के बारे में जो खुद का ही पैसा है, तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर दोस दैट आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल कैन जनरेट फंड इन इंटरनली बाय accelerating collection receivables, disposing of surplus inventories, or plugging back its profit. Or external sources of funds include those sources that lie outside in organization such as suppliers, lenders, and investors. एक तो खुद आप पैसा ले रहे हो, खुद के यहाँ से खुद का इंटरनल पैसा है, और दूसरा आपके पास आपका एक्सटर्नल पैसा है. तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए कि आपको फंड की कहाँ से ज़रूरत है. हो सकता है आपके पास खुद पर्याप्त पैसा है, तो फिर आप बाहर से पैसा क्यों लेंगे. और जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा तो फिर आप शायद आउटसाइड से लोन लेना पसंद करेंगे, अगर आपको कुछ बिजनेस में उसकी रिक्वायरमेंट लगती है. तो चलिए, तो एक्सटर्नल फंड्स में बी कॉस्टली एज कम्पेयर टू दोस रेज थ्रू इंटरनल सोर्सेज. पता है आपका खुद का पैसा है तो आप उसको कैश यूटिलाइज कर सकते हो, पर आप बाहर से पैसा लोगे तो आपको उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत महंगा पड़ता है. तो इश्यू ऑफ डिबेंचर, बोरिंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड. सोर्स ऑफ फाइनेंस. A business can raise fund from various sources. Each of sources have unique character which must be properly understood so that the best available source of raising fund can be identified. There is not a single best source of fund of all organizations. Depending on the situation, purpose, cost, and associated risks, a choice may be made without the source to be used. सबसे important है आपका retained earning. So, a portion of net earning may be retained in a business for use in future is known as retained earning. It is a source of internal finance or self-financing and bringing back of profit. तो रिटेन अर्निंग क्या होती है, मैंने आपको पहले रिटेन अर्निंग के बारे में क्यों बताया. तो कौन सा प्रॉफिट होता है, कि एक प्रॉफिट होता है जो हम शेयर होल्डर को पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं बांटते हैं. जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट हम अपने पास रख लेते हैं, और जनरली वो प्रॉफिट भी किसका होता है, शेयर होल्डर्स का ही होता है. तो हम पूरा का पूरा प्रॉफिट ना देकर कुछ पोर्शन हम बिजनेस में रख लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिटेन अर्निंग. वो जनरली किसका पैसा होता है, हमारे शेयर होल्डर का ही पैसा होता है. तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा हमारा, ये आएगा आपका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी रिटेन अर्निंग. तो ए पोर्शन ऑफ नेट
A portion of net earning may be retained in the business for use in future is known as retained earning. A company usually does not distribute all its profit amongst the investors. Some portion of the earnings may be retained in the business for use in the future period. So this is called retained अर्निंग. तो मैंने जैसे आपको बताया भी कुछ ना पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं बांटते, कुछ प्रॉफिट हमारे पास रख लेते हैं, उसको बोलेंगे हम इसको जनरल अर्निंग. तो इसको एक तरीके से आप जनरल रिजर्व के नाम से भी जानते हैं. तो इट इज़ इन रियल सेंस ऑन इंटरनल फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ द कंपनी. सो तो इसको हम एक वर्ड और नाम दे सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, सेल्फ फाइनेंसिंग या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. तो दो हम इनको बहुत सारे नाम से बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. सो डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसकी हम मेरिट्स पढ़ते हैं. सबसे पहला ही हमने रिटेन अर्निंग उठाया, फिर हम वैसे तो हमको इक्विटी शेयर का ही पार्ट है, तो जब भी आप इसको पढ़े तो इक्विटी शेयर के साथ ही पढ़ना. तो सब ने क्या पढ़ा, हमने मेरिट्स पढ़ी. सो मेरिट्स क्या है इसकी, इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिट कॉस्ट इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लक्चुएशन cost. It has greater degree of the operational freedom and flexibility. It enhances the capacity of business to the absorb unexpected losses. It may lead to increase in the market price of the equity share of the company. देखो अगर आपने कुछ पूरा का पूरा पोर्शन अगर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और कुछ पैसा आपने इसको अपने पास बचा के रखा, तो जो आपने बचा के रखा है वो फ्यूचर में आप कभी ना कभी यूज़ करोगे. तो जब आप फ्यूचर में कभी ना कभी एक तो आपका यूज़ करोगे तो आपको परमानेंट फंड हो जाएगा. दूसरी बात, उस पैसे के लिए आपको किसी से ऐसा तो नहीं इसको इंटरेस्ट देना है, वो आपका खुद का ही पैसा है और आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के. तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं जो हमारे रिटेन अर्निंग है. तो रिटेन अर्निंग होती क्या है कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट ना बांट के कुछ पोर्शन बांट देती है और कुछ पोर्शन अपने पास रख लेती है. तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिटेन अर्निंग. लिमिटेशंस हैं इसकी, देयर इज ए लाइकलीहुड ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन बाय इशूइंग बोनस शेयर्स फ्रीक्वेंटली. सो अब देखो अगर आपने कभी कभी क्या है कि वो कुछ पैसा अगर आपने बचा के रखा पहले से, तो इसके एक लिमिटेशन ये है कि वो बोनस शेयर के शुरू में भी हमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो उसके फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कहीं ना कहीं फिर हमारा वो सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा. फिर दूसरा है, इट इज़ इन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लैक्चुएटिंग और एक्सेसिव रिटेन अर्निंग मे कॉज dissatisfaction among the shareholder as they would receive lower dividend. There is a danger of misuse of reserve fund too. अब देखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न नहीं देख रखी तो शेयर होल्डर्स को भी एक तरीके से उनका जो इन्वेस्टमेंट वाला जो डिविडेंड वाला पोर्शन है वो उनको कम मिलेगा, जो जिससे वो अनसेटिस्फाइड भी रहेंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उनका. और एक तरीके से खुद का पैसा बचा कर रखना, जो पैसा है उसको बचा के रखना, तो एक तरीके से एक डेंजर वाला पॉइंट भी हो गया. अगर आपने अपने घर में बहुत सारा पैसा बचा के रखा तो भाई चांसेस हैं कि आपके घर का कोई मेंबर उसको मिसयूज़ कर सकता है या दूसरा चोरी भी हो सकता है. ये कंपनी केसेस में तो पैसा बैंक में रखा रहता है, बैंक में रहता है, तो उस तरीके से ऐसी कोई बात नहीं होती है. लेकिन फिर भी यहाँ पे तो मिसयूटिलाइज तो हो सकता है पैसे का, ये इसका एक ड्रॉबैक था. फिर मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो अब हम पढ़ते हैं ट्रेड क्रेडिट. तो ट्रेड क्रेडिट हमारा इंटरनल सोर्सेस है. तो ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी आर द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट. इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्सेज. कौन सा सोर्सेस है हमारा, ये शॉर्ट टर्म. जो अभी हमने पढ़ा कौन सा सोर्सेस है हमारा, शॉर्ट टर्म.
और जो अभी पढ़ा हमने रिटेन अर्निंग, वो कौन सा था हमारा लॉन्ग टर्म। तो ऑनर के बेसिस पे हमें दो पढ़े हुए थे, एक इक्विटी शेयर है और एक आपका रिटेन अर्निंग है। और अगर आपने अभी जो पढ़ा तो वो हमारा जो हम पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल वो है हमारा ट्रेडिंग क्रेडिट। और जो ट्रेडिंग क्रेडिट है वो हमारा एक्सटर्नल रिसोर्स है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर आता है। इसको बोलेंगे हम ट्रेड क्रेडिट्स। So, credit facility, the purchase or supply without an immediate payment. So, it is short-term forces. It is granted to those customers who have the reasonable amount of financial standing and goodwill. Term of trade credit may vary from one industry to another and from one person to another. A firm may also offer different credit term to different customer. So, this types of the financing is done between traders, and trade credit is the credit extended by the one trader to another for the purchase of goods and service. It facilitates the purchasing without the immediate payment. The credit periods range from 50 days to 45 days. तो क्रेडिट पीरियड्स का मतलब हो गया कि एक दूसरे को उधार देना। अभी किसी के पास पैसे नहीं थे तो एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को पैसे उधार दे दिए, तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो कब से कब तक रहेगा, 15 डेज से लेके 45 डेज तक। तो इट इज़ अ कॉमनली यूज बाय बिजनेस फर्म एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो कौन सा फिनेंस रहेगा हमारा, शॉर्ट टर्म फिनेंस रहेगा। स्टैंडिंग टर्म एंड ट्रेड क्रेडिट मे बी वरी फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर एंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मेड्स, तो इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और बहुत इजी है। इट नीड नो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़। तो इसके लिए आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। दिस टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और दिस नीड टू प्रमोट द सेल। और जो हमारी ट्रेड क्रेडिट है वो सेल को क्या करती है, प्रमोट करती है। इट डज नॉट क्रिएट एनी चेंज ऑन द असेट्स ऑफ फर्म वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। इट इज़ अ बेनिफिशियल टू स्मॉल एंड लार्ज ट्रेडर्स बोथ। तो ये किस किस के बेनिफिशियल है, जो स्मॉल हैं, जो छोटे व्यापारी हैं और जो बड़े व्यापारी हैं, दोनों के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम बिजनेस करते हैं तो उधार वाली बात तो आती है। कभी कभी हमको उधार माल बेचना ही होता है, क्योंकि अगर हम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप जब भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा कैश में, पूरा पैसा कैश में आ रहा हो, हमें उधार में करना ही होता है। और वो किससे पॉसिबल है, हमारा ट्रेड क्रेडिट से। और उसका जो पीरियड्स है वो कितना बताया मैंने आपको, 15 डेज टू 45 डेज। तो अब है इसकी लिमिटेशन। इट्स में reduce a firm to induce in overt trading which may add to the risk of the firm. The buyer has to pay excess price for the goods. Ability of busy and flexible trade credit may induce a firm in over ट्रेडिंग कॉज ए ग्रेट रिस्क। तो अगर उधार में मिल रहा है आसानों वाला, चलो एक बार और ले लेते हैं और ले लेते हैं, तो अननेसेसरी से वो अपना स्टॉक बढ़ा लेता है, जिससे उसको लॉस भी हो सकता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो गई है तो वो ज़्यादा गुड्स रख सकता है अपने पास। तो इट इज़ जनरली ए कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड। तो एक तरीके से कॉस्टली और सोर्स ऑफ फंड है। एंड अवेलेबल फिनेंस टोटली अनसिक्योर। और ये एक तरीका अनसिक्योर है सामने वाला। अगर आपने इसको उधार माल बेच दिया, अगर उसने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया या उसने पेमेंट ही नहीं दिया, तो आपके लिए लॉसेस का कारण बन जाता है। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू द ट्रेड क्रेडिट। आप बहुत ही छोटी मोटी अमाउंट ही जनरल ट्रेड क्रेडिट के द्वारा आप ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं कोई 2-3 करोड़ रुपये का आपको माल देगा, ठीक है। तो कोई भी आपको लंबे टाइम के लिए उधार माल देगा नहीं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आज जो हमें ट्रेड क्रेडिट पढ़ा हुआ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला ये कौन सा सोर्स रहा है यहाँ आपका, मैंने बताया आपको एक तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। और उसका पीरियड मैंने आपको बताया 15 से 45 डेज है। और बहुत ही इजीली है, इजी कन्वीनियंट एंड इजी है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। और ये सेल को प्रमोट करने के लिए होता है। तो ये तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। तो ये था हमारा क्रेडिट
ट्रेड क्रेडिट। आज हमें दो चीज़ पढ़ी हुई हैं। पहला पढ़ा है रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर। तो किसका पार्ट रिटेन अर्निंग? हमारा इक्विटी शेयर का। तो एक हमने आज पढ़ा है लॉन्ग टर्म सोर्स और एक हमने आज पढ़ा है शॉर्ट टर्म। तो ऑनर के बेसिस पे दो थे आपके, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग। इसमें से हमने आज डिस्कस किया है रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग क्या होती है कि सारा का सारा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ पोर्शन हम बचा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिटर्न अर्निंग और फ्यूचर के लिए। तो आज के लिए आपका इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।